हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने सूडो फोर्स डिस्कस किया था और हमने उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखी थी कि जो सूडो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम यानी रेफरेंस फ्रेम, और जो उसकी डायरेक्शन होती है वो रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में रखती है। तो अब हम देखते हैं कि सूडो फोर्स जो है वो एक्सेलरेटिंग लिफ्ट के अंदर कैसे अप्लाई होगा। देखिए, सबसे पहला केस लेते हैं कि लिफ्ट जो है वो नॉन एक्सेलरेटेड कंडीशन पे, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो या तो जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तो लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे। तो देखिए, उस कंडीशन पे अगर हम देखें लिफ्ट जो है, लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है जिसका मास m है, या फिर हम बोल सकते हैं वेट जो है उस पर्सन का वो है w, वो है mg। ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में, जब रेस्ट कंडीशन में देखें तो उस पर्सन का वेट जो है वो इतना है। वेटिंग मशीन पे हम वेट देख रहे हैं, ठीक है। जो रीडिंग हमें मिलेगी वो मिलेगी डब्ल्यू टेस्ट। तो देखिए, इस कंडीशन पे अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, यानी इस कंडीशन में कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा, यानी इस कंडीशन पे ये होगा एम जी, और एम जी की वजह से जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो इसी के बराबर होगा, और नॉर्मल फोर्स जो है वो वेट के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे वेट जो है वो क्या है, नॉर्मल फोर्स है वो फोर्स जो वेटिंग मशीन पे वो पर्सन अप्लाई कर रहा है, और नॉर्मल फोर्स जो है उसके वेट के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में डब्ल्यू डैश जो है वो एम जी के बराबर मिलेगा। यानी यहाँ हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस कंडीशन में वेट का कोई चेंज नहीं होता, डब्ल्यू डैश जो है वो डब्ल्यू के बराबर मिलता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि जब हमारे पास लिफ्ट जो है वो एक्सलेट कर रही है तब। तो हमने तो कहा कि जो लिफ्ट है वो एक्सलेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन पे। देखिए ये, तो अब इस केस में हम क्या देखेंगे, जो पर्सन है उसका खुद का वेट तो लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा ही, है ना। इसका खुद का वेट होगा वो होगा नीचे की तरफ, वो होगा एम जी। पर जब लिफ्ट एक्सलेट करेगी तो अभी हमने देखा सूडो फोर्स, सूडो फोर्स जो है वो एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी इस पे एक और सूडो फोर्स लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा, वो लगेगा एम ए के बराबर। यानी इस कंडीशन पे नेट जो नॉर्मल फोर्स आएगा, यानी कि इसका जो अपेरेंट वेट आएगा डब्ल्यू डैश, वो आएगा एम जी प्लस एम ए के बराबर। यानी इस कंडीशन पे होगा एम जी प्लस ए। देखिए, यहाँ पर डब्ल्यू डैश जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम जी इफेक्टिव से। जी इफेक्टिव जो है वो एक्सलेटिंग कंडीशन में जो इफेक्टिव ग्रेविटेशन एक्सलेशन आ रहा है वो बताता है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं तो जी इफेक्टिव जो है वो आ रहा है जी प्लस ए। यानी इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जो अपेरेंट वेट आ रहा है वो अपेरेंट वेट जो है वो नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा है। देखिए, इस कंडीशन में डब्ल्यू डैश जो है दैट इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, यानी इस कंडीशन पे जो पर्सन है उसका वेट जो है वो हमें नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा मिलेगा, उसका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट होती है तो याद रखिए, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, हम लेंगे जी प्लस ए। जी इफेक्टिव इंक्रीज होगा, अपेरेंट वेट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो है अपवर्ड एक्सेलेरेशन की कंडीशन पे। अगर हमारी लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट हो रही हो तब देखिए ऐसे तो देखिए एक फोर्स जो है वो एम जी तो नीचे लगेगा, ये एम जी। अब इस केस में देखिए, जब एम जी नीचे लग रहा है, लिफ्ट जो है नीचे एक्सलेट कर रही है, तो सूडो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन पे, ये लगेगा एम ए के बराबर। ठीक है, और जो अपेरेंट वेट है वो आएगा ऊपर की तरफ, यानी हम इसे लिखेंगे डब्ल्यू डैश प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी, या ऐसे बोल सकते हैं डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। ये हमें मिला एम जी माइनस ए। यानी इस केस के लिए जो जी इफेक्टिव है वो आ रहा है जी माइनस ए। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि जो जी इफेक्ट सॉरी जो अपेरेंट वेट है डब्ल्यू डैश दैट इज लेस देन डब्ल्यू, यानी इस पर्सन का वेट जो है वो हमें नॉर्मल कंडीशन से कम मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और केस आता है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि जो एक्सलेशन है इस कंडीशन पे वो इक्वल टू जी हो गया तो देखिए इस कंडीशन में जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा, यानी डब्ल्यू डैश जो है वो हमें मिलेगा जीरो। ये वो वाली कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं वेटलेसनेस।
यानी इस कंडीशन में पर्सन जो है उस पर कोई भी फोर्स, जो इफेक्टिव जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ज़ीरो मिलेगा, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। मतलब इस कंडीशन में पर्सन जो है वो वहीं का वहीं रहेगा जहाँ पर अभी इस कंडीशन पे है। अच्छा, एक और कंडीशन है कि अगर एक्सलेशन जो है वो ग्रेटर देन ग्रेविटेशन एक्सलेशन से ज़्यादा हो गया तब तो उस कंडीशन में देखिए जो अपेरेंट वेट है ना वो नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव मतलब क्या होगा, अब इस कंडीशन पे जो पर्सन है वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट करना स्टार्ट कर देगा, और ऊपर वाली जो ये सीलिंग है वो उससे टकरा जाएगा। ठीक है, अगर जी ए इज इक्वल टू जी होगा तो नहीं टकराएगा, बट ए इज ग्रेटर देन जी होगा तो उस कंडीशन में उसका एक्सलेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ऊपर जो सीलिंग है वो उससे वो टकरा जाएगा। तो हमें ये तीन कंडीशन, जिसमें भी जो दो कंडीशन है वो याद रखनी है, जब एक्सलेशन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। इस कंडीशन में अपवर्ड होगा तो जी प्लस है, डाउनवर्ड होगा तो जी माइनस है। अपवर्ड एक्सलेशन कंडीशन में अपेरेंट वेट बढ़ेगा और डाउनवर्ड कंडीशन में अपेरेंट वेट घटेगा। अब देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सलेशन की कंडीशन में सूडो फोर्स कैसे लगेगा। जैसे कि कोई कार्ट है जिसमें ऊपर जो है इसकी सीलिंग से हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू एक मास एम इसको अटैच कर रखा है। अब इसका एक्सलेशन जो है वो आगे की डायरेक्शन में। तो अब देखिए ये जो स्ट्रिंग है उस पर कौन कौन से फोर्स लगेगा, सॉरी जो मास है उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा। नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स एम जी, जिस डायरेक्शन में सूडो फोर्स अगर हम देख रहे हैं वो क्या होगा, एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन पे। तो जो सूडो फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो होगा वो होगा टी। यानी इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखेंगे उस मास का तो कैसा होगा, नीचे की तरफ एम जी, यहाँ पे पीछे की तरफ सूडो फोर्स एफ। सूडो फोर्स जो होगा मास इंटू एक्सलेशन के बराबर, डायरेक्शन हमने यहाँ पे डायग्राम में बताई। अब यहाँ पे जो ये टेंशन है ये टी है। अगर ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाती है तो ये होगा थीटा, तो होगा ये टी कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, और टी कॉस थीटा टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब अगर हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो हम यहाँ पे दो इक्वेशन लिख सकते हैं। एक यहाँ पे आएगी टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टी साइन थीटा जो होगा वो इक्वल टू होगा एम ए डैश। ठीक है, और होगा वर्टिकल डायरेक्शन में तो हम लिखेंगे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे दो चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती हैं कि बताइए कि जो स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी तीन चीज़ें पूछी जा सकती हैं। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है, ये जो वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है वो कितना है, या फिर जी इफेक्टिव जो है वो कितना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ निकालते हैं एंगल। एंगल के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए नोट अपॉन जी। यानी यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा, वो मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए नोट अपॉन जी। ठीक है, तो थीटा जो होगा वो डिपेंड करेगा एक्सलेशन ऑफ कार्ट एंड ग्रेविटेशन एक्सलेशन पर। जैसे किसी केस में कहा जाए कि हमारे पास जो एक्सलेशन है वो g/3 है, तो उस कंडीशन में बताइए कि वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो कितना होगा। तो थीटा जो होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स g/3 अपॉन जी। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/3। यानी ये जो ब्लॉक होगा, जो स्ट्रिंग होगी वो वर्टिकल के साथ इतना एंगल बनाएगी। ठीक है, तो एक तो हमने ये पहला रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन देखते हैं टेंशन के लिए। तो टेंशन फाइंड करने के लिए क्या करें, हम इक्वेशन 1 और 2 जो है वो दोनों का स्क्वायर करके सम कर देते हैं, जिसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जो है वो ऐड होके 1 हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन जो है वो दोनों का स्क्वायर करके सम किया तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर प्लस, सॉरी मास भी है ना, एम ए नॉट स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। यानी ये जो टेंशन है उसका रिलेशन आएगा टी इज इक्वल टू एम रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेंशन जो है वो उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होगा एम जी इफेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जी इफेक्टिव जो है उसका रिलेशन आएगा रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, है ना। तो इस कंडीशन में क्या है, देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो है वो ए नॉट है, यहाँ पर जी है, इसका रिजल्टेंट जो जी इफेक्टिव आ रहा है वो आ रहा है जी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड चीज टेंशन और ये तीसरा जी इफेक्टिव। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम क्या कर सकते हैं, जी इफेक्टिव पहले निकाल सकते हैं, और जी इफेक्टिव जो है वो अगर आता है तो टेंशन की वैल्यू हम सीधे रख सकते हैं टी इज इक्वल टू एम जी इफेक्टिव से, है ना। जैसे कि कोई ब्लॉक है जिसका मास जो है वो 1 kg है हमें बोला है कि ये जो काट है वो एक्सलेट कर रही है कुछ जी बाई रूट टू के रिलेशन से। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा वो कितना होगा, तो जी इफेक्टिव जो आएगा वो यहाँ से आएगा रूट ऑफ जी स्क्वायर बाई टू प्लस जी स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3/2 जी इफेक्टिव, और जो टेंशन होगा वो होगा एम जी इफेक्टिव, है ना। तो ये हो जाएगा 10√3/2 न्यूटन। अब हम देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस। देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि एलिवेटर वेटिंग ऑफ 6000 kgs पुल अपवर्ड विद केबल ऑफ एक्सलेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेंशन इज केबल। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं और इसको सूडो फोर्स के कंसेप्ट से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई लिफ्ट है जिसका वेट हमें दिया हुआ है ना, सॉरी मास दिया हुआ है 600 kg, है ना। तो इसका जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, वेट आएगा, वो आएगा एम जी। अब इसको हम टेंशन के थ्रू, है ना, जो इस पे लिफ्ट पे जो फोर्स लगेगा वो टेंशन लगेगा, उसकी वजह से अपर डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका एक्सलेशन जो है वो ऊपर की तरफ है, वो है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बात समझिए कि अगर मैं इसको सूडो फोर्स के कंसेप्ट से सॉल्व करना चाहूँ, तो अगर इसका एक्सलेशन जो है वो अपर डायरेक्शन पे है, तो जो लिफ्ट है इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ, तो जो नेट टेंशन आएगा वो आएगा सूडो फोर्स प्लस एम जी, है ना, इसका जो वेट होगा वो। ठीक है, तो इसको सूडो फोर्स के कंसेप्ट से हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो टेंशन जो होगा वो होगा एम ए प्लस एम जी, यानी टेंशन जो आएगा वो आएगा एम जी प्लस ए। तो मैक्सिमम टेंशन होगा, मास दिया हुआ है वो है 6000, जी की वैल्यू 10, और ये दिया हुआ है 4 ये एक काम करते हैं, जी की वैल्यू जो है वो यूज़ करते हैं हम यहाँ पे 9.8, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ जी की वैल्यू 9.8, तो यहाँ पे हमने 9.8 यूज़ की। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर जी की वैल्यू रखनी ही नहीं है हमें, ये हम लिख सकते हैं जी, और एक्सलेशन जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं जी/2। ये आ जाएगा 6000 इंटू 3g/2, तो ये हमारे पास आएगा 9000 जी न्यूटन। ठीक है, तो आंसर जो है हमें जी की फॉर्म में देना है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देखिए सेम कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पे बोला है कि अ 5 kg ब्लॉक हैज़ रोप ऑफ मास 2 kg attached to its underside, and 3 kg block is suspended from the other end of rope. The whole system is accelerated upward with 2 meter per second square by an external force F नॉट। तो हमें पूछा है एफ नॉट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द फोर्स ऑन रोप, और पूछा है कि टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ रोप जो है वो क्या होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए। अगर हमारे पास जो रोप है उसका मास दिया हुआ है, तो उस रोप को हम एज ए ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। यानी इस सिस्टम को अगर हम कंसिडर करें तो वो कुछ ऐसा होगा जिसमें हमारे पास 3 मासेस होंगे। ये होगा हमारे पास 5 kg, दूसरा जो यहाँ पे होगा ये होगा 2 kg, और तीसरा ब्लॉक ये है हमारे पास वो है 3 kg। ठीक है, इस पे जो फोर्स लगा है वो एफ नॉट लगा है, और उस सिस्टम का एक्सलेशन जो है वो अपर डायरेक्शन में है ए नॉट से। ठीक है, तो एक बात समझिए, स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे देखें पूरे एफ नॉट की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम पूरे सिस्टम को एक यूनिट मान सकते हैं। ये तो पूरी यूनिट अगर मानेंगे तो इसका मास जो है वो होगा 10 kg।
10 kg। इसका एक्सलेशन होगा ऊपर की तरफ ए नॉट, और जो फोर्स है वो है एफ नॉट। नीचे की तरफ लगेगा एम जी। तो अब देखिए, एक्सलेशन जब ए नॉट है तो हम सूडो फोर्स के कंसेप्ट से करते हैं, तो हम एक और फोर्स लगा सकते हैं, वो है सूडो फोर्स। तो हम लिख सकते हैं एफ नॉट जो होगा दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस सूडो फोर्स, यानी एम ए नॉट, यानी एफ नॉट जो होगा वो होगा एम जी प्लस ए नॉट। तो एम जो है वो हमें दिया हुआ है मास ऑफ सिस्टम, वो है 10, जी की वैल्यू 10, और एक्सलेशन जो दिया है वो दिया हुआ है 2। तो एफ नॉट जो होगा वो होगा 120 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो रोप है उस पर फोर्स कितना लग रहा है। रोप मीन्स ये वाला 2 kg वाला पोर्शन। तो ये 2 kg वाले पोर्शन पे जो नेट फोर्स है वो कितना है। वो होगा मास इनटू एक्सलेशन, इफेक्टिव। तो इसका मास जो है वो है 2 kg, और जी इफेक्टिव जो है इफेक्टिव एक्सलेशन है वो हम लेंगे 12, है ना। जी ग्रेविटेशन जो एक्सलेशन है जी पहले नीचे की तरफ है, और जो सूडो फोर्स की वजह से जो एक्सलेशन आएगा वो नीचे की तरफ ही हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इफेक्टिव एक्सलेशन जो आएगा वो जी प्लस से आएगा, ये हो जाएगा 24 न्यूटन। तो सेकेंड पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 24 न्यूटन। ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि इसके मिड पॉइंट पे जो टेंशन है वो कितना होगा, है ना। तो देखिए, मिड पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए इसको हम अलग सिस्टम अज्यूम कर लेते हैं। देखिए, ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो 5 kg है। ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो है ये मास होगा 1 kg, और नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो भी होगा 1 kg। तो हम इसको दो अलग अलग ब्लॉक्स में कंसिडर कर देते हैं। 1 kg, 1 kg, और ये 3 kg। मिड पॉइंट मतलब पॉइंट पी जो है वो ये वाला है। इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 120 न्यूटन इधर, और सिस्टम का एक्सलेशन ऊपर की तरफ हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें बोला है ये बताइए पॉइंट पी पर जो टेंशन है वो कितना होगा। तो आप देखिए ये वाला पोर्शन, इसको हम अलग सिस्टम मान सकते हैं। ये हो जाएगा 4 kg। इस पर टेंशन जो है वो टी डेज जो हमें फाइंड करना है। इसका एक्सलेशन ए नॉट। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव फोर्स आएगा वो आएगा एम जी प्लस एफ पी सूडो फोर्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा टी डेज इज इक्वल टू एम जी प्लस ए नॉट। अब यहाँ पे मास जो होगा वो हम लेंगे 3 + 1 4, जी की वैल्यू 10 प्लस 2, यानी 48 न्यूटन। यानी मिड पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो 48 न्यूटन होगा। देखिए, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 हमें बोला है अ पर्सन अप्लाइंग फोर्स एफ ऑन कार्ट ऑफ मास m3, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड टू कीप ब्लॉक m1 एंड m2 एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। देखिए, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में हम देखें तो ये पर्सन जो है वो इस पे फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है एफ, जिसकी वजह से सिस्टम का एक्सलेशन हो रहा है ए। हमें रिक्वायर्ड एक्सलेशन इतना चाहिए कि ये जो m2 है और जो m1 है वो इस कार्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे। अब देखिए, यहाँ पर m2 पे देखें तो m2 पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ये लगेगा m2 जी, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ आएगा टेंशन टी। ये टेंशन टी जो है वो m1 पे लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग से दोनों कनेक्टेड है। ठीक है। तो अब यहाँ पे m1 पे नेट फोर्स जो आएगा वो टेंशन के बराबर होगा। अब क्वेश्चन है कि अगर हमें इस m1 को रेस्ट पे रखना है तो हमें इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स जो होगा वो होगा सूडो फोर्स। अब देखिए, m1 का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो इस पर हम सूडो फोर्स दिखाएंगे, वो आएगा पीछे की तरफ, वो होगा सूडो फोर्स एफ पी इज इक्वल टू m1 इंटू ए, और इस पर टेंशन जो है वो टी है। तो एट रेस्ट कंडीशन में हम देखेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो टी इज इक्वल टू सूडो फोर्स एफ पी होगी, यानी टेंशन जो आएगा वो इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन होगा। ठीक है। रिक्वायर्ड एक्सलेशन जो है वो ए है। अच्छा, अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m2 के लिए।
देखिए M2 पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ टेंशन T। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम इक्वेशन जब हम देखेंगे तो टेंशन जो है वो mg के बराबर होगा, यानी T इजिकल टू होगा M2G। ये सेकेंड इक्वेशन। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर दें, यानी M1 A इजिकल टू M2G, तो यहाँ से हमारे पास A का रिलेशन मिल जाएगा। A जो मिलेगा वो मिलेगा M2 अपॉन M1 इंटू G, यानी इतना एक्सलेशन जो है वो रिक्वायर्ड है इस ब्लॉक को, है ना, M1 और M2 के ब्लॉक जो है ये, इनको M3 के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रखने के लिए। बट क्वेश्चन में हमें फोर्स का रिलेशन पूछा है कि ये फोर्स जो है वो कितना होगा। तो अब देखिए फोर्स का रिलेशन जो है हम निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। एक्सलेशन हमने फाइंड कर दिया और हम इस कंप्लीट जो सिस्टम है उसको एक यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, उसके लिए बाकी जो फोर्सेस होंगे वो इंटरनल फोर्स होंगे, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं F इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सलेशन। तो फोर्स का रिलेशन में मिलेगा मास ऑफ सिस्टम M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, और एक्सलेशन होगा वो होगा M2 अपॉन M1 इंटू G, यानी ये जो फोर्स है वो इतना लगाना होगा, एक्सलेशन इतना लगाना होगा। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक्सलेशन पूछा है तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, और अगर फोर्स भी पूछा है तो हमें ये फोर्स निकालना होगा, वो होगा मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सलेशन। तो अब हम देखते हैं सूडो फोर्स ऑन इंक्लाइन सरफेस। देखिए यहाँ पे हमें बोला है ऑल सरफेस आर शोन इन फिगर आर अज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्री सच दैट स्मॉलर मास रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। देखिए अगर हम इसका कोई भी एक्सेलरेशन ना करें तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, ये जो मास है इसके दो ग्रेविटी कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा यहाँ पे mg cos थीटा, जो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, और नीचे की तरफ आएगा mg sin थीटा, जिसकी वजह से ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ, है ना, इंक्लाइन सरफेस पे नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। स्मूथ सरफेस दी हुई है ना। अब अगर हमें इस मास को यहाँ पर इस डायरेक्शन पे अगर क्या करना है, इसे रेस्ट पे रखना है इधर, तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि हमें इसे रेस्ट पे रखने के लिए कोई फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, या फोर्स का कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। तो हम इस कंडीशन में करते हैं क्या, पूरे सिस्टम को, है ना, जिस डायरेक्शन में ए बता रखा है उस डायरेक्शन में एक्सलेट करते हैं। इससे होगा क्या, अगर ए डायरेक्शन इसको ए एक्सलेशन से इस डायरेक्शन में एक्सलेट करेंगे तो हमने अभी पढ़ा वो है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वजह से होगा क्या, इस सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट सूडो फोर्स होगा मास इनटू एक्सलेशन के बराबर ना। ये मास इनटू एक्सलेशन। तो अब इस फोर्स के कंपोनेंट आएंगे। देखिए एम ए का एक कंपोनेंट जो है वो आएगा इंक्लाइन सरफेस पे इधर ऊपर की तरफ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट आएगा, ये आएगा एम ए कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, वो आएगा एम ए साइन थीटा। तो देखिए अब इस कंडीशन पे अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो सबसे पहले तो देखते हैं नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है। दूसरी कंडीशन हम देखेंगे कि यहाँ पे एम ए कॉस थीटा जो है वो इक्वल टू एम ए साइन थीटा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो होगा वो नॉर्मल फोर्स होगा, वो होगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। प्लेन सरफेस के पैरेलल अगर ब्लॉक एम जो है वो रेस्ट पे है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एम ए कॉस थीटा है दैट शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम से एम हट जाएगा तो जो रिक्वायर्ड एक्सलेशन की वैल्यू है वो होगी जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी जी टेन थीटा। तो जो रिक्वायर्ड एक्सलेशन होगा वो ये होगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर ये जो ए है
ए की वैल्यू जी टेन थीटा होगी तो क्या होगा, ब्लॉक जो होगा एम वो इस इंक्लाइन सरफेस पे रेस्ट पे रहेगा। अगर ए की वैल्यू जो है वो जी टेन थीटा से अगर कम हुई तो उस कंडीशन पे ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन सरफेस पे नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट करेगा। और अगर यहाँ पे ब्लॉक जो है उसका एक्सलेशन अगर ए से ज़्यादा हुआ तो उस कंडीशन पे ये जो ब्लॉक होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट करने लगेगा, है ना। तो कंडीशन क्या है, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन जी टेन थीटा हुआ तो जो एक्सलेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ए इक्वल टू जी टेन थीटा हुआ, ठीक है, तो एक्सलेशन जो होगा वो मतलब वो ब्लॉक पे रेस्ट पे रहेगा। और अगर ए जो लेस देन जी टेन थीटा हुआ तो उस कंडीशन पे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्सलेशन तो निकाला, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें देख सकते हैं, दैट इज़ फोर्स। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि बताइए इस कंडीशन पे जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है या फिर जो ब्लॉक है उस पर नॉर्मल फोर्स कितना है, तो एक काम करते हैं, जो ए है उसका रिलेशन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो नॉर्मल फोर्स का रिलेशन हमें मिलेगा एन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एम, ए की जगह हम ले सकते हैं जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यानी ये रिलेशन हो जाएगा, वो होगा एम जी तो दोनों तरफ से कॉमन आएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स जो है वो हमें मिलेगा एम जी अपॉन कॉस थीटा या एम जी सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है, यानी इस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स जो है वो इंक्रीज होगा। तो एक्सलेशन की वैल्यू पूछी जाए तो जी टेन थीटा और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी एम जी सेक थीटा।